हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की सेकंड क्लास में हम इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स डिस्कस करेंगे, जो कि यूनिट 5 के सिलेबस के अंदर आता है। और इसमें हम जितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से उनको सॉल्व करना है, वो सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफिक्स को समझने की, प्रीफिक्स और सफिक्स को समझने से पहले हम एफिक्स समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। तो ये एक ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, होता भी है तो कुछ ही वर्ड का होता है। और ये एक ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं जिन्हें किसी शब्द में यदि हम फ्रंट में ऐड करते हैं या बैक में, यानी शब्द के पीछे अंत में ऐड करते हैं, तो या तो वो उस शब्द का मीनिंग चेंज कर देता है या उसका रोल बदल देता है। तो ये एफिक्स कहलाते हैं। तो आप नॉर्मली एफिक्स का मतलब समझ गए कि ये क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अफिक्स पढ़ते हैं। अफिक्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर हम प्रीफिक्स और सफिक्स को देखते हैं, जिन्हें आप प्रीफिक्स को हिंदी में उपसर्ग कहते हैं और सफिक्स को प्रत्यय। सेम ये वही हैं, आप देख सकते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर काउंट लिखा हुआ है, ये एक रूट वर्ड है, यानी हम इसे कह सकते हैं ये बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड है। इसी से मेन अर्थ हमें शब्द का समझ में आ रहा है कि काउंट मीन्स गिनना। अगर रूट वर्ड के पहले कोई 2 या 2 से अधिक अक्षरों के समूह या हम कह सकते हैं शब्दांश को लगाया जाता है तो वह प्रीफिक्स कहलाता है। और यदि रूट वर्ड के बाद किसी शब्दांश या 2 या 2 से अधिक अक्षर के समूह का यूज़ किया जाता है तो उसे हम सफिक्स कहते हैं। और ये दोनों ही शब्द या अक्षरों के समूह किसी शब्द में जुड़कर उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। यदि हम सिर्फ अनकाउंट को देखें, यहाँ हम सिर्फ काउंट को देखें तो हम कह सकते हैं इसका मतलब होता है गिनना। लेकिन अगर उसके बाद हम सफिक्स ऐड कर देते हैं काउंटेबल, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर एबल ये बता रहा है कि कोई भी चीज़ कैपेबल है, यानी काउंटेबल, किसी भी चीज़ को गिना जा सकता है या गिन सकना, या हम कह सकते हैं गिन पाना। तो ये हो जाता है इसका अर्थ यहाँ पर काउंटेबल का, कि गिन पाना या गिन सकना। और अगर हम इसके आगे अन को यूज़ करते हैं तो ऐसी चीज़ जिसे हम नहीं गिन पाते, इस तरह से ये अर्थ देती है, ना गिन पाना। तो ये है अनकाउंटेबल। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स किसी भी वर्ड के साथ ऐड होकर उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। और प्रीफिक्स के साथ एक सिंपल सी चीज़ है कि इसमें सिर्फ मीनिंग बस चेंज होता है। अगर आप प्रीफिक्स का यूज़ आप किसी भी वर्ड के साथ करते हैं तो उसमें सिर्फ उस वर्ड का मीनिंग चेंज होता है। लेकिन अगर आप बात करें सफिक्स की, तो सफिक्स यदि किसी शब्द के साथ ऐड होता है तो वो उसकी मीनिंग के साथ साथ उसका रोल भी चेंज कर देता है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच। अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड लिखा है और उसमें यदि हम उसके सफिक्स को चेंज कर देते हैं तो वो पार्ट ऑफ स्पीच ही चेंज हो जाता है उसका। जैसे हम बात करें गो की, गो मीन्स जाना, और अगर हम उसमें सफिक्स लगा देते हैं ING तो गोइंग हो जाएगा, जिससे उसकी पार्ट ऑफ स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगी, यानी टेंस चेंज हो जाएगा उसका, और वो एक एक्शन डिनोट करेगा। तो ये एक है सफिक्स के साथ कि इसमें मीनिंग के साथ साथ जो वर्ड है उसका रोल भी चेंज हो जाता है अगर ये किसी के साथ ऐड होता है। और प्रीफिक्स बहुत ही इजी है, आप इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इन दोनों को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब जिस तरह से आपने इस एग्ज़ाम्पल को समझा, ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। तो अब हम एक एक करके प्रीफिक्स को पहले इसके एग्ज़ाम्पल्स को समझेंगे, फिर सफिक्स के एग्ज़ाम्पल को समझेंगे, देन फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे।
तो उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि किस टाइप से इसके क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, प्रीफिक्स को रूट वर्ड के पहले यूज़ किया जाता है, पहले लगाया जाता है, और सफिक्स रूट वर्ड के बाद आता है। तो ये एक सिंपल सी बात थी। और सफिक्स में मीनिंग के साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज होती है और प्रीफिक्स में सिर्फ मीनिंग चेंज होते देखते हैं। तो आइए हम प्रीफिक्स के एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे अन था एक प्रीफिक्स, उसी तरह और भी बहुत से प्रीफिक्स हैं। जैसे इसमें मैंने कुछ मेन प्रीफिक्स, कॉमन प्रीफिक्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है। जैसे फर्स्ट आपको दिख रहा होगा इल, तो यहाँ पर इल का मीनिंग नॉट से लिया जाता है, यानी जो मेन रूट वर्ड रहेगा अगर उसके सामने इल लगाया जाता है तो वो उसका अपोजिट मीनिंग देगा। जैसे इल के साथ हमने लीगल के साथ हमने इल का यूज़ किया है तो इल्लीगल हो जाएगा, यानी लीगल का अपोजिट इल्लीगल। इसी तरह लिटरेट के साथ इल का यूज़ किया जाता है तो इल्लिटरेट हो जाएगा। इसी तरह लेजिबल के साथ इल लगा दिया जाता है तो इल्लेजिबल हो जाएगा। तो ये थे इल सब प्रीफिक्स के कुछ एग्जाम्पल। इसी तरह इनको देखते हैं। इन भी एक नॉट की तरह ही यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें देखें हम, एक्टिव में यदि इनको लगाया जाता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है। इसी तरह इनवैलिड, इनकरेक्ट, एक्यूरेट में लगा देते हैं तो इनएक्यूरेट, कैपेबल में लगा देते हैं तो इनकैपेबल। देखिए इल और इन दोनों का ही मीनिंग सेम टाइप का निकल रहा है, बट ऐसा रहता है कि कुछ चीज़ों में इल का यूज़ किया जाएगा, जैसे लीगल, लिटरेट, लेजिबल, लिबरल एंड इस तरह के वर्ड्स में इल का यूज़ किया जाता है। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा ध्यान रखना होगा। और इनका यूज़ जैसे हम करते हैं इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, इनएक्टिव, इनवैलिड, इनसेन, इनइक्वालिटी और इनफेमस, इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल इसमें बन जाते हैं। आपको थोड़ा बेसिक एक कॉन्सेप्ट बनाना है जिससे आप समझ पाएँ कि किन वर्ड्स में इल का यूज़ होगा और किन वर्ड्स में इन का यूज़ होगा, और दोनों का ही मीनिंग नॉट की तरह लिया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इम जैसे हम पॉसिबल में आई एम का यूज़ कर देते हैं तो इम्पॉसिबल हो जाता है, और इसका मीनिंग भी सेम नॉट की तरह, यानी इसका अपोजिट की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे पॉसिबल का अपोजिट इम्पॉसिबल। इसी तरह मोर्टल में इमोर्टल, परफेक्ट में इम्परफेक्ट। अब हम यहाँ पर परफेक्ट में इनपरफेक्ट बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इल परफेक्ट बोलेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। भले ही इन तीनों का जो मीनिंग है वो सेम तरह से लिया जा रहा है, बट आपको ध्यान रखना है कि किन वर्ड्स के साथ इल, आई एन, इन और आई एम, इम का यूज़ होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, जैसे इम्पॉसिबल, इमोर्टल, इम्परफेक्ट और इमोबाइल या इम्प्रोविडेंट, इमैच्योर, इस तरह के वर्ड्स में आई एम का यूज़ होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अनकॉमन। कॉमन में अन का यूज़ कर अन प्रीफिक्स को लगा रहे हैं तो ये अनकॉमन हो जा रहा है, मीनिंग चेंज हो रहा है यहाँ पर। इसका भी मीनिंग सेम नॉट की तरह ही लिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। कॉमन का अपोजिट अनकॉमन, ऐसे ही अवेयर का अपोजिट अनअवेयर और सर्टेन का अपोजिट अनसर्टेन। इसी तरह हम स्किल्ड की जगह अनस्किल्ड। सो ये है कि कुछ प्रीफिक्स का सेम मीनिंग है, बट इनमें अलग अलग तरह से अलग अलग वर्ड में ही इनका यूज़ किया जा रहा है। और कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें अन का यूज़ भी किया जाता है और डिस का यूज़ भी किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें ऑनेस्ट की, तो हम किन्हीं कॉन्टेक्स्ट में कुछ केसेस में अनऑनेस्ट भी लिख सकते हैं और डिसऑनेस्ट भी लिख सकते हैं। तो अगर आपसे कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कोई सेंटेंस लिखा जाता है और उसमें प्रीफिक्स की जगह जो है वो ब्लैंक दी होती है, तो आपको वहाँ पर सेंटेंस को अच्छे से रीड करके थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर वहाँ पर डिस या अन का यूज़ करना होगा। तो इस तरह कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको
अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू प्रीफिक्स का यूज़ करना होगा। और जिस तरह से यहाँ पर डिस का मीनिंग भी नॉट की तरह लिया जाता है, और या उल्टा उसका, जैसे ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, कलर का डिसकलर, ऑबे का डिसऑबे, और लाइक का डिसलाइक, और डिसअपियर का अपीयर का डिसअपियर। सो इस तरह के बहुत से वर्ड्स हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं री। री का मीनिंग जो है वो अगेन के तौर पर लिया जाता है, जैसे रिपीट, रीअपियर, रीयूजेबल, रिटर्न यानी दोबारा करो, अपीयर रीअपियर, यूजेबल रीयूजेबल, टर्न रिटर्न। इसी तरह रिपीट, हम दोहराने को भी बोलते हैं तो रिपीट बोलते हैं। तो जहाँ भी री लिखा होगा तो वो उसका मीनिंग अगेन के थ्रू लिया जाएगा। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मिस। मिस का मीनिंग बुरा या गलत, रॉन्ग की तरह लिया जाता है, यानी बैड रॉन्ग की तरह आप इसे समझ सकते हैं। जैसे लीड जो हो रही है, मिसलीड हो रही है, तो ये किसी भी बुरी या गलत चीज़ की ओर संकेत करता है इसका मीनिंग। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जैसे बिहेव, तो मिसबिहेव, मिसलीड, मिसकंडक्ट, मिसप्लेस यानी कि किसी भी चीज़ को कहीं भी रख देना, मिसप्लेस, मिसडीड, मिसगिविंग, मिसअप्लाई। सो इस तरह से बहुत से इसके वर्ड्स बन जाते हैं। अब हम और जो देखते हैं, जैसे कि ट्रांस एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग हम ऐसे ले सकते हैं कि किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी इस पार से उस पार। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट यानी आर पार देखा जा सकने वाला, ट्रांसपेरेंट यानी इसका मीनिंग आप नॉर्मली देख सकते हैं आर पार। ट्रांसलेट, ट्रांजिट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफ़र, ये प्रीफिक्स के यूज़ हैं। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं अंडर का यूज़। अंडर के एग्ज़ाम्पल हम देखें तो उसमें ऐसा है, अंडर वैल्यू, अंडर वेट यानी कि किसी भी सीमा को दर्शाता है, यानी कि इतने तक, अंडर यानी इसके अंतर्गत। आप समझ पा रहे होंगे इसके मीनिंग को। जैसे अंडर वेट यानी कि कम वज़न, या अंडर वैल्यू यानी कम आंकना। तो अंडर का मीनिंग यहाँ पर कम, या इसके अंतर्गत जो हम कहते हैं एक सीमा, वो आ जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्री का मतलब होता है के पहले, यानी कि किसी भी वर्ड के साथ जब ये यूज़ हो रहा है तो वो उस वर्ड के मीनिंग के पहले बताने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, प्रीव्यू यानी किसी भी पीपीटी के व्यू से पहले, प्रीव्यू यानी व्यू करने से पहले प्रीव्यू। इसी तरह प्रिपेयर, तैयार करना। ऐसे ही प्रिकॉशन, प्रेडिक्ट, प्रीजुडिस यानी कि किसी भी चीज़ की धारणा बनाने से पहले ही धारणा बना लेना। तो आप समझ पा रहे होंगे इसका मीनिंग। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रो का मीनिंग आप यहाँ पर प्रो का मीनिंग यहाँ पर आप फॉरवर्ड से ले सकते हैं, जैसे प्रोग्रेस, प्रॉमिस, प्रोमोट, प्रोफेशनल, ये इस तरह से। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्स यानी कि जो पूर्व में रह चुका हो, जैसे एक्स मेयर, एक्स सोल्जर, इस तरह से। नेक्स्ट है अल्ट्रा। तो यहाँ पर अल्ट्रा का मीनिंग होता है बियॉन्ड, यानी किसी भी चीज़ के परे। जैसे कि अब हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड यानी पराध्वनि, तो साउंड के परे किसी चीज़ की बात हो रही। इसी तरह अल्ट्रासोनिक यानी कि श्रवण क्षमता से परे। इसी तरह अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा मॉडर्न यानी बहुत ही ज़्यादा आधुनिक। तो आप समझ पा रहे होंगे एग्जाम्पल के थ्रू इनकी मीनिंग। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये इसमें कौन कौन से वर्ड हैं जो प्रीफिक्स हैं और उनका यूज़ किन किन वर्ड्स के साथ हो रहा है। इस बाकी आप क्वेश्चन इसके सिंपली कर सकते हैं। प्रीफिक्स बहुत ही ईजी चीज़ है। नेक्स्ट है होमो का मतलब होता है सेम, किसी भी सेम चीज़ की बात चल रही है यानी होमो। जैसे कि होमोफोन और होमोजीनियस, होमोप्लास्टिक, इस तरह से।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेमी। तो सेमी का मीनिंग तो आप जानते ही हैं, हाफ होता है, जैसे सेमी फाइनल, सेमी स्किल्ड, सेमी कॉन्शियस, इस तरह से। और बाई का मतलब किसी भी ट्वाइस से लिया जाता है, जैसे कि बाइलिंगुअल, बाय एनुअल, बाईसाइकिल एंड इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का ट्वाइस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं MEL, मॉल। यहाँ पर मॉल का मतलब नेगेटिव से है, यानी बैड। जैसे कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हम कहते हैं कि पोषण। अगर अब हम मॉल का यूज़ कर दें न्यूट्रिशन के आगे अगर हम मॉल का यूज़ करते हैं तो ये मॉल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी कुपोषण। तो आप समझ पा रहे हैं कि मॉल का मीनिंग क्या है, बैड या उस नेगेटिव वे में लिया जा रहा है। इसी तरह मॉल प्रैक्टिस, मॉल फंक्शन, मलेरिया, समझ पा रहे होंगे आप इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसके मीनिंग को। इसी तरह ओवर, तो ओवर का मतलब आप जानते ही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा होता है इसका मतलब, जैसे ओवर बर्डन, ओवरलोड, और हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। तो ये एग्जाम्पल थे ओवर प्रीफिक्स के। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं सब। सब के हिंदी मीनिंग से आप देख सकते हैं, जैसे उप का यूज़ हम कितनी हिंदी वर्ड में करते हैं ना, जैसे उप प्रधान पाठक, या फिर आप इसको देखें दूसरे एग्जाम्पल को, शीर्षक। शीर्षक के आगे अगर हम उप लगा दें तो उप शीर्षक हो जाता है, जिसे हम सब टाइटल कहते हैं। यानी सब का मीनिंग आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि किसी भी आप जब भी सब वर्ड देखें तो आप उसे समझ जाइएगा कि उप है इसका मीनिंग। ठीक है, एक सिंपल और कॉमन वे में। बाकी इंग्लिश में देखें तो इसके बहुत से मीनिंग के साथ ही यूज़ हो जाता है। जैसे आप देखें तो सब्स्टिट्यूट, सबमिट और सब्सक्रिप्शन, सब टाइटल, सब ऑर्डिनेट, सब इंस्पेक्टर, ये हैं इसके एग्जांपल्स। अब हम देखें एंटी। एंटी का मीनिंग यहाँ पर अगेंस्ट से है, अगेंस्ट, आप समझ पा रहे हैं, यानी किसी भी चीज़ के विपरीत। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एंटीबायोटिक, यानी बायोटिक का एंटीबायोटिक यानी जीवाणुनाशक। ऐसी तरह एंटी सोशल यानी समाज का विरोधी, एंटागोनिस्ट, एंटी स्लेवरी। तो आप देख सक रहे हैं कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल इंक्लूडेड होंगे एंटी के। तो ये प्रीफिक्स है, इसे ध्यान से देखिएगा। कॉन्टेक्स्ट के आधार पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम देखते हैं को। यहाँ पर को का मतलब टुगेदर से है, यानी साथ में। जैसे हम कहते हैं को एग्जिस्टेंट या को ऑर्डिनेट, को ऑपरेट, को रिलेट, तो ये सब इसके यूज़ हैं। तो आप समझ गए होंगे इतने प्रीफिक्स को। इतने प्रीफिक्स के डिस्कशन से आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से कौन से प्रीफिक्स का वर्ड में यूज़ होगा। इससे और भी ज़्यादा प्रीफिक्स होते हैं, बट इसमें मैंने कुछ मेन प्रीफिक्स को इसमें इंक्लूड किया है। और भी बहुत से प्रीफिक्स होते हैं, जैसे पोस्ट, ऑटो, मल्टी एंड मैनी मोर। बाकी आप इतना तो समझ गए होंगे कि इतने प्रीफिक्स को तो आप समझ गए होंगे, और इनका मीनिंग और किस वर्ड्स के साथ किस तरह से इसका यूज़ होना है वो। नेक्स्ट अब हम सफिक्स के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। सफिक्स में कौन कौन से सफिक्स हैं और उनके एग्जाम्पल। तो यहाँ पर प्रीफिक्स की तरह ही सफिक्स के भी बहुत यूजेस हैं। तो आपको इसमें क्या बात ध्यान रखनी थी कि इसकी जब भी ये किसी वर्ड के साथ ऐड होता है, रूट वर्ड के पीछे ऐड होता है, पहली बात तो ये। और जब ये ऐड होता है तो ये वर्ड का मीनिंग चेंज करता है और साथ ही साथ उसका रोल भी चेंज करता है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच को भी चेंज करता है। तो आप समझ गए सफिक्स क्या होता है। अब इसमें कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे लेस, लेस का मतलब होता है विदाउट। जैसे यूज़ के साथ हम लेस का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा यूज़लेस। इसी तरह हार्मलेस, केयरलेस,
स्पॉटलेस, होमलेस, तो ये हैं इसके एग्जाम्पल। और आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी ये वर्ड लेस किसी वर्ड के साथ ऐड होता है तो वो उसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको लेस दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये एडजेक्टिव बन चुका है। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं एबल। एबल जैसे किसी भी चीज़ की कैपेबिलिटी को दर्शाता है, जैसे रीडेबल, किसी भी चीज़ को रीड कर पाने वाली चीज़ें, रीडेबल, एडवाइजेबल, रिलायबल, और ये भी एक एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ होता है। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेंट, जैसे एक्साइटमेंट, नरिशमेंट, पनिशमेंट, तो ये हैं मेंट सफिक्स के एग्जाम्पल। अच्छा, अब आप बताइए कि जैसे मैंने अचीव के साथ सफिक्स ऐड किया अचीवमेंट, तो ये नाउन होगा या एडजेक्टिव? तो ये नाउन होगा। अचीवमेंट, इन्वेस्टमेंट और नरिशमेंट, एक्साइटमेंट, पनिशमेंट, ये सब नाउन आ जाएंगे। यानी मेंट जिस भी वर्ड के साथ लगेगा तो वो नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं IBLE, इबल, यानी कि जब भी ये जैसे एलिजिबल, अनफीजिबल, गलिबल, क्रेडिबल, इस तरह से इसका यूज़ होता है। जैसे एलिजिबल, एलिजिबल का मीनिंग होता है योग्य, तो ये नाउन होगा या एडजेक्टिव? तो ये एडजेक्टिव होगा। यानी जब भी IBLE सफिक्स का यूज़ होता है तो वो एडजेक्टिव होता है। इसी तरह AL सफिक्स है, जैसे ये ऐड होता है फाइनेंशियल, इसेंशियल, कॉमर्शियल, ग्रेजुअल, नेचुरल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और ये भी वर्ड को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। तो आप ये नोट करते जाइएगा कि कौन सा नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कि इस वर्ड को एडजेक्टिव में बदलने के लिए आप कौन सा सफिक्स यूज़ करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सफिक्स जो है वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, यानी किस सफिक्स को यूज़ करने से वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो वो आपको पता रहना चाहिए, इसलिए आप ये नोट करते जाइए कि कौन सा सफिक्स नाउन है या कौन सा सफिक्स एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं LY। ये इस तरह से ऐड होता है हैप्पीली, सैडली, ग्रेसफुली, और LY भी आपको जहाँ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये एडजेक्टिव है। इसी तरह नेक्स्ट अब हम देखते हैं ISH, इश का मतलब होता है लाइक, यानी एक जैसा। जैसे चाइल्ड के साथ ये इश जोड़ रहा है तो चाइल्डिश हो जा रहा है, यानी कि चाइल्ड की तरह हरकत करना। इसी तरह स्टाइल इश, यानी स्टाइलिश है। बुकिश, तो आप समझ पा रहे हैं इसके मीनिंग को, चाइल्डिश, स्टाइलिश, बुकिश, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और ये भी एडजेक्टिव को बताता है, यानी यदि चाइल्डिश, देखिए चाइल्ड लिखा है तो वो एक नाउन हो जाएगा, लेकिन चाइल्डिश लिख दिए हैं यानी ISH जुड़ गया है तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फुल। फुल का यूज़ आपने बहुत जगह देखे हैं, स्किलफुल, पेनफुल, ड्रेडफुल, हार्मफुल, एट्सेट्रा, और ये भी एडजेक्टिव को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह हुड, जैसे नेबरहुड, चाइल्डहुड, पेरेंटहुड, मदरहुड, तो ये किसी अवस्था को बता रहे हैं, यानी किसी स्टेट को बता रहे हैं। जैसे चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, तो ये एक अवस्था को बता रहा है। तो आपने नाउन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी भी अवस्था को बताने वाले या किसी स्थान को, किसी वस्तु को बताने वाले नाम क्या संज्ञा कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। और अगर आपको नाउन की क्लास पढ़नी है एमपीटेट वर्ग 3 सिलेक्शन एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी, और वो हमारी फ़र्स्ट क्लास थी, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने नाउन टॉपिक को और नाउन के ऑल टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से नाउन टॉपिक को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि चाइल्डहुड, पेरेंटहुड, मदरहुड, ये जो
वर्ड्स हैं वो किसी स्टेट को दर्शा रहे हैं, किसी अवस्था को दर्शा रहे हैं, तो अवस्था को दर्शाने वाले नाम भी नाउन कहलाते हैं। तो जब भी आपको हुड यूज़ हुआ दिखे तो वो एक नाउन हो जाएगा। इसी तरह ANC एक सफिक्स है, और जिसी तरह इसका यूज़ हम देख लेते हैं, जैसे इम्पोर्टेंस, बैलेंस, अपीयरेंस, सिग्निफिकेंस। तो ये हैं इसके एग्जाम्पल। आपने ये वर्ड्स से परिचित ही होंगे, जैसे बैलेंस, इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस यानी महत्व। तो आप बताइए ये एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा? तो ये जो ANCE है ये भी एक नाउन की तरह ही यूज़ होगा। अब हम देखते हैं एग, ACHE एग, जैसे हम यूज़ करते हैं हेडेक। आप एग से सिंपली मीनिंग समझ सकते हैं, इसका मतलब होता है पेन, जैसे हेडेक, बैक एक, स्टमक एक, टूथ एक। तो पेन है इसका मीनिंग, जो कि वर्ड के एंड में यूज़ होता है। तो आप समझ जाएंगे जहाँ भी इसका यूज़ होगा, ये मीनिंग को चेंज कर रहा है बस। इसी तरह NESS नेस, जैसे काइंडनेस, स्मूथनेस, ब्राइटनेस, इलनेस। तो ये भी नाउन की तरह ही यूज़ होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है IST इस्ट, तो ये भी नाउन की तरह ही यूज़ होता है, जैसे आर्टिस्ट, स्पेशलिस्ट, नोवेलिस्ट, या किसी भी चीज़ की लिस्ट, ड्रामेटिस्ट, टूरिस्ट। तो ये IST सफिक्स के एग्जाम्पल थे। अब हम देखते हैं ISM, ये तो यूज़ काफ़ी दिखता है इसका, जैसे फेमिनिज्म, सोशलिज्म, मैकेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। तो आप समझ पा रहे हैं इसका एग्जाम्पल, और ये भी एक नाउन की तरह यूज़ होगा। तो आप नोट करते चाहिए कि कौन कौन से सफिक्स नाउन हैं और कौन कौन से एडजेक्टिव। इसी तरह नेक्स्ट है ER का यूज़ हम किसी, ये भी एक नाउन में ही होता है ER, जैसे टीच में ER जोड़ देते हैं तो टीचर। इसी तरह प्लेयर, चीटर, कंज्यूमर, मैनेजर, मेंबर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ANT, ये भी नाउन की तरह ही यूज़ होता है, किसी भी वर्ड को नाउन बना देता है। और इसकी जो एग्जाम्पल हैं वो हैं असिस्टेंट। आप समझ पा रहे हैं, असिस्ट में ANT सफिक्स जुड़ गया तो ये असिस्टेंट हो गया, प्लीजेंट हो गया, कॉन्स्टेंट, एस्पिरेंट। तो आप समझ पा रहे हैं इसके एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ION, जिसे हम सन कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हम देखें, इन्वेंशन, परफेक्शन, फ्यूज़न, डेकोरेशन। और इसका यूज़ भी नाउन की तरह ही होता है। तो आप समझ गए कि इसमें कौन कौन से नाउन हैं और कौन कौन से एडजेक्टिव। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसके एडजेक्टिव बनाने में आप कौन से सफिक्स का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। तो आई होप कि आपको प्रीफिक्स और सफिक्स में ये जो जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब यहाँ मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। कुछ इन क्वेश्चन से आप इजीली समझ जाएंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है या किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के। आपको ये क्लास कैसी लगी, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। सो स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चंस को समझने की, किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आप इजीली समझ जाएंगे क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है ये प्रीफिक्स और सफिक्स का। बस अगर कॉन्टेक्स्ट बेस में यानी एक सेंटेंस के रूप में क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए इसे सॉल्व करना है। अगर आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ने में समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को रिपीट करके ही एग्ज़ाम में सही आंसर को टिक करिएगा, क्योंकि कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं। आई वॉज एक्सट्रीमली ब्लैंक सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो वर्ड है सेटिस्फाइड, इसके सामने ब्लैंक दिया है, यानी हमें कोई प्रीफिक्स को चूज़ करना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप पढ़ते से ही समझ जाएंगे कि इसमें अनसेटिस्फाइड आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेडिकल ट्रीट ब्लैंक रियली हेल्प माई स्किन प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ पर आईएनजी, एबल और ईडी का यूज़ करेंगे तो आप इनके मीनिंग के थ्रू समझ पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मेंट है, द मेडिकल ट्रीटमेंट रियली हेल्प माई स्किन प्रॉब्लम, तो मेंट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब हम इसी तरह देखते हैं, रियल ब्लैंक इज़ नॉट ऑफन शोन इन मूवीज़। सो यहाँ पर आपको सफिक्स चूज़ करना है कि कौन सा सफिक्स यहाँ पर यूज़ होगा। तो अगर आप इसके ऑप्शन देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि रियलिस्टिक आ सकता है यहाँ पर? तो नहीं, ये गलत आंसर है, क्योंकि जैसे रियलिस्टिक ये तो किसी भी चीज़ का फीचर या उसकी विशेषता को बताने के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे दीज थिंग्स आर रियलिस्टिक, या फिर हम कह सकते हैं दीज पॉइंट्स आर दी कैरेक्टरिस्टिक। तो ये यहाँ पर जो रियलिस्टिक है वो इसमें मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक चीज़ है जो कि मूवीज़ में अक्सर नहीं देखी जाती है। इसी तरह ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, और रियल्ड हम इसका यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, रियलिटी इज़ नॉट ऑफन शोन इन मूवीज़। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं कितने इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है, व्हेन अ डॉक्टर इज़ कन्विक्टेड ऑफ ब्लैंक प्रैक्टिस ही कुड बी इम्प्रेशन्ड। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेषण में भी आई एम का यूज़ हुआ है, तो आप क्वेश्चन के थ्रू भी अभी समझने की प्रयास करिए कि किस तरह से सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज़ होता है किन वर्ड्स में। तो यहाँ पर पूछा है कि व्हेन अ डॉक्टर इज़ कन्विक्टेड ऑफ ब्लैंक प्रैक्टिस, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माल प्रैक्टिस। माल मीन्स बैड। नेक्स्ट है, यू मस्ट नॉट ब्लैंक ऑनेस्ट, सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डिसऑनेस्ट। अनऑनेस्ट का यूज़ भी किया जाता है कुछ केसेस में, बट यहाँ पर ज़्यादा एप्रोप्रिएट है डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट है, आई फेल्ट ब्लैंक सिक्योर टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर एंड सो कॉल्ड द पुलिस। तो आप देख सकते हैं कि सिक्योर में डी सिक्योर का यूज़ तो हम नहीं करेंगे, और ना ही डिससिक्योर या अनसिक्योर, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा इनसिक्योर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इज़ एन आउटगोइंग पर्सन इज़ एन वर्ड। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का मीनिंग समझना होगा और फिर आपको लिखना होगा, और कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे कि किस में किस सफिक्स का या प्रीफिक्स का यूज़ होगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें मीनिंग होगा। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि आप इजीली समझ पाएँ कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ सिंपल भी बनते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न वाले भी बनते हैं, और कुछ हार्ड भी बनते हैं। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि आउटगोइंग पर्सन क्या कहलाता है। तो हम देख सकते हैं कि एक्स्ट्रावर्ट तो होता नहीं है, और अगर आपको ऑप्शन में इंट्रोवर्ट भी दिया जाता है तो वो भी गलत है। तो यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट करेक्ट आंसर है। सेमीवर्ट नहीं होता है, आउटगोइंग पर्सन है। इसी तरह प्रोवर्ट भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वी शुड नॉट ब्लैंक बिहेव इन स्कूल। तो बिहेव की बात हो रही है, ये वर्ड हमने डिस्कस भी किए हैं, मिसबिहेव इसके साथ यूज़ होगा। एंड नेक्स्ट है द ब्लैंक ई आर। अब यहाँ पर सफिक्स दिया हुआ है, हमें वर्ड यहाँ पर चूज़ करना है, तो इसका मतलब हमें आगे के सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत है। सो ड्राइविंग द ट्रेन, तो यहाँ पर ड्राइवर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ई आर पहले से लगा हुआ है तो ये नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डी आर आई भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, द ड्रेस इज़ वेरी ब्लैंकलेस। तो यहाँ पर मिसलेस तो हो नहीं सकता, मिस तो खुद ही एक
अफिक्स है। और यहाँ पर केयरलेस, तो ड्रेस केयरलेस कैसे हो सकती है। नेक्स्ट है हेल्पफुलनेस, तो अगर यहाँ पर फुल नहीं लगा होता हेल्पलेस तो हम कह सकते थे, बट ये गलत आंसर हो जाएगा। इसी तरह यूज़लेस इज़ द करेक्ट आंसर। द ड्रेस इज़ वेरी यूज़लेस। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप कि आप ये टॉपिक इजीली समझ पाए होंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स का अफिक्स क्या होता है वो भी आप समझ गए। क्वेश्चन किस किस तरह के पूछे जाते हैं ये भी हमने देखा। तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी आप शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट आप टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं वो आप बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।